नमस्कार दोस्तों, आइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अपने अगले लेक्चर पे बात करते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। वहाँ पे लेक्चर्स की नंबरिंग भी हमने कर दी है, 1 2 3 4 5 करके आप सारे लेक्चर्स वहाँ से देख सकते हैं। सारे लेक्चर आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के, पॉलिटी के मिल जाएंगे। बस हम धीरे धीरे सारे अपलोड ही कर रहे हैं, आप इसको क्रम से देखते जाइए और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। आइए बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारतीय संविधान सभा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उस पर यहाँ पे हम बात करेंगे। इस वाले टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेरियस एग्जाम्स में, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें हम सारा कवर करेंगे कि सारे फैक्ट के बारे में बताएंगे। आइए बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत की जो संविधान सभा थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसको एक और नाम से जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस समय ये साथ ही साथ अंतरिम पार्लियामेंट की तरह भी काम कर रही थी, या अंतरिम संसद की तरह भी उस समय काम कर रही थी। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। इसका जो नेचर था या इसकी प्रकृति थी वो थी यूनिकैमरल या एक सदनात्मक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एक सदनात्मक इसकी प्रकृति थी। अब ये एक सदनात्मक क्या है? आपको पता होगा कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो यूनिकैमरल थी या एक सदनात्मक थी। और ये सदनात्मक व्यवस्था हमने ली है यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूनाइटेड किंगडम अर्थात ग्रेट ब्रिटेन की संसद भी दो सदन वाली है, या ये कह सकते हैं बाई कैमरल है। अपर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और निम्न सदन को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लोकसभा होता है अपने यहाँ पे, वैसे ही ब्रिटेन में लोअर सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं और अपर सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो अपर हाउस है उसको राज्यसभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं। इसका जिक्र आर्टिकल नंबर 80 में आता है। और जो लोअर सदन या पीपुल्स हाउस है उसे लोकसभा बोलते हैं। इसका जिक्र भारत के संविधान के आर्टिकल 81 में है। अच्छा, अगर हम बात करें राज्य विधानमंडल की या स्टेट लेजिस्लेटिव की, तो स्टेट लेजिस्लेचर में देखा जाए तो कुछ राज्य हैं जो कि बाई कैमरल हैं, बाकी ज्यादातर राज्य क्या है? यूनिकैमरल है। तो राज्यों में जहां पे बाई कैमरल है स्टेट्स में, वहां पे 2 सदन होते हैं स्टेट्स में। एक को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में बोलते हैं इसको विधानसभा, ठीक है। और एक बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको बोलते हैं विधान परिषद। इसका सदस्य एमएलसी कहलाता है, विधान परिषद सदस्य, इसका सदस्य एमएलए कहलाता है, विधायक। लेकिन ज्यादातर राज्यों में जहां यूनिकैमरल है, ये वाला सदन, ये उच्च सदन है, उल्टा लिख दिया गया है इसको, ठीक है। इसको ऊपर लिखना चाहिए था, मैं चेंज कर देता हूं। इसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। किसको? इसको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, ऊपर वाले सदन को या उच्च सदन को लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके मेंबर को क्या बोलते हैं? इसके मेंबर को और एमएलसी बोलते हैं या विधान परिषद सदस्य बोलते हैं। और दूसरे को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इसको विधानसभा बोलते हैं और इसके सदस्य को एमएलए या विधायक बोलते हैं, ठीक है। निम्न सदन है। तो जिन राज्यों में केवल यूनिकैमरल विधानमंडल है वहां पर ये वाला हाउस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नीचे मैं एक वीडियो पिन कर दूंगा जहां पर ये बताया गया कि केवल कितने राज्य हैं जहां बाई कैमरल है। जैसे उत्तर प्रदेश एक बाई कैमरल स्टेट है, लेकिन उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ को अगर देखेंगे तो वो यूनिकैमरल स्टेट है, वहां पर एक ही जो है सदन है विधानसभा, और विधानमंडल में जो विधान परिषद है वो नहीं है। मतलब इन राज्यों में, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड जैसे राज्यों में एमएलसी नहीं होता, केवल यहाँ एमएलए होता है। तो ये सारा ये यूनिकैमरल और बाई कैमरल समझा है। लेकिन जो भारत की संविधान सभा है वो बाई कैमरल नहीं है, वो कैसी है? वो यूनिकैमरल नेचर की है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर इसको समझ में आ गया तो इसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको मैं बता दूं, तो एक्स्ट्रा बता ही रहते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में ये जान लीजिए कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का नेता ही वहां का प्रधानमंत्री होता है। अर्थात जो व्यक्ति वहां पर प्रधानमंत्री या मंत्री बनता है उसे
हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होना कंपलसरी है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में राज्यसभा या विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी हाउस का मेंबर जो है वो प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है। ये अंतर है। इंडिया में लोअर हाउस का हो या अपर हाउस का हो, वो आदमी प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर या फिर राज्य में मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन वहां पे ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। वहां पे लोअर हाउस या जनता का हाउस, जो हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है, उसका मेंबर ही प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है। ये डिफरेंस है, और कई सारे डिफरेंस है, वो मैं किसी दिन बताऊंगा जब यूके की पार्लियामेंट और इंडिया की पार्लियामेंट बताएंगे, ठीक है। तो भारत की जो संविधान सभा थी उसकी प्रकृति यूनिकैमरल या एक सदनात्मक, इसकी स्थापना हुई थी जून जुलाई में चुनाव होने के बाद, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ था। अगस्त 1946 से ही भारत की संविधान सभा बन गई थी। तो अगस्त 1946 को भारत की संविधान सभा की फाउंडेशन या स्थापना हुई थी। इसको खत्म कब किया गया? क्योंकि भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी को तो हो गया डे ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले, मतलब इससे पहले ही, तुरंत पहले ही संविधान सभा का काम खत्म हो जाना था। इसलिए संविधान सभा डिसबैंड हुई या उसका काम खत्म हुआ 25 जनवरी 1950 को। तो ये 25 जनवरी 1950 यहाँ पे लिख दिया। इसका टेम्पोररी चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग में उन्होंने इसको चेयर किया था। और तो टेम्पोररी या क्या कह सकते हैं, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट या अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इलेक्ट किए गए थे संविधान सभा द्वारा और ये निर्विरोध चुने गए थे। ये सारा कुछ मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया। इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सहायता के लिए 2 वाइस प्रेसिडेंट या संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। एक का नाम था एच.सी. मुखर्जी, या पूरा नाम था इनका हीरेन चंद्र मुखर्जी, और एक थे बी.टी. कृष्णमाचारी। ये 2 लोग संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या संवैधानिक सलाहकार, इनका नाम था सर बी.एन. राव या बेनेगल नरसिम्हन राव। सर बी.एन. राव भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगर सही मायने में देखा जाए तो संविधान सभा के सबसे योग्य व्यक्ति थे ये, इसीलिए इन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, क्योंकि ये विधि के मामले में सबसे ज़्यादा जानकारी रखते थे और ये आते थे मद्रास राज्य से। सर बेनेगल नरसिम्हन राव ये संविधान सभा के सलाहकार थे, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या संवैधानिक सलाहकार थे। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति के सभापति, इनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बी.आर. अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान को प्रारूप दिया था या उसकी ड्राफ्टिंग की थी। 7 मेंबर्स वाली ड्राफ्ट कमेटी बनी थी 29 अगस्त साल 1947 में, और इसके प्रेसिडेंट या इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक सवाल और भी पूछा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कि यह संविधान सभा में किस पार्टी से चुन के आए थे। तो कई लोग आंसर दे देते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से, जो कि गलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी भी कांग्रेस में नहीं रहे। ये जिस पार्टी से चुन के आए थे उसका नाम था एससीएफ या डीसीएफ। पूरा नाम है डिप्रेस क्लास फेडरेशन या शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इनकी कांग्रेस से इतनी जमती नहीं थी। वास्तव में जो नेहरू जी थे और सरदार पटेल थे, ये दोनों के दोनों लोग इन्हें संविधान सभा में नहीं लेना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी की सलाह के बाद इन्हें संविधान सभा में शामिल किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी ये मानते थे कि अंबेडकर एक योग्य व्यक्ति है। यद्यपि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थॉट प्रोसेस और या उनकी सोच महात्मा गांधी को लेकर इतनी पॉजिटिव नहीं थी। वो कई बार उनके विरोधी ओपोनेंट की तरह ही बात करते थे। वो महात्मा गांधी की आलोचना भी किया करते थे। फिर भी संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर को अगर जगह मिली तो वो महात्मा गांधी की वजह से मिली, न कि कांग्रेस या फिर कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल के वजह से मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच दुराव काफी ज्यादा था। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद फरवरी 1955 में डॉक्टर अंबेडकर ने एक पत्रिका को, एक चैनल को बयान देते हुए कहा था कि महात्मा गांधी कोई महात्मा नहीं थे, वो एक रूढ़िवादी व्यक्ति थे और उन्होंने पूना पैक्ट के समय हमें ठग लिया। तो काफी दूरी थी उनके बारे में। वो उनके बारे में ये भी बोलते थे कि मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों महात्मा गांधी के बारे में वेस्टर्न देश इतना ज्यादा कंसर्न है। वो एक आम मानव है, कोई बहुत खास बात नहीं, और वो महात्मा भी नहीं है। मतलब काफी सारी नेगेटिव बातें थी, बहुत सारी आलोचनाएं थी जो डॉक्टर अंबेडकर महात्मा गांधी की
करते थे, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी का दिल उनको लेके बड़ा था और महात्मा गांधी की वजह से ही उन्हें संविधान सभा में शामिल किया गया। वैसे नेहरू और पटेल जिस दलित नेता को संविधान सभा में शामिल कर रहे थे उनका नाम था बाबू जगजीवन राम, जो भारत में सबसे लॉन्गेस्ट समय तक कैबिनेट मिनिस्टर रहने के रिकॉर्ड अपने नाम पे बनाए हुए हैं। इनके बारे में आगे बात करेंगे, इनके बारे में हमने थोड़ी बहुत बात करी भी है अंतरिम सरकार वाले वीडियो में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस पार्टी से आए थे संविधान सभा में? डिप्रेस क्लास फेडरेशन से, ना कि कांग्रेस से। और इनकी जो सीट थी उसका नाम था भंडारा, जो कि बंबई नाम के राज्य में पड़ती थी। उस समय बॉम्बे एक राज्य होता था, गुजरात और महाराष्ट्र एक मिलकर बॉम्बे नाम का राज्य बनाते थे, ठीक है। तो वहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में इलेक्ट हुए थे और इन्हें ही चेयरमैन बनाया गया ड्राफ्ट कमेटी का या प्रारूप समिति का। संविधान बनाने में जो समय लगा वो था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इतनी मेहनत के बाद, इतने लंबे टाइम में 2 साल 11 महीना 18 दिन की मेहनत के बाद भारत का संविधान बनके तैयार हुआ। भारत के संविधान को बनाने में लगा खर्च, एक्सपेंसेस जो था वो था 63,96,729 रुपए। इतने में भारत का संविधान बनके तैयार हो गए। बहुत थोड़ा बजट है देखा जाए तो, फिर भी 63,96,729 रुपए में भारत का संविधान बनके तैयार हो गया। आजकल एक दिन संसद चलने में शायद इससे ज्यादा रुपए लग जाते हैं। टोटल सेशंस, कुल बैठकें जो हुई वो हुई 165 दिनों के भीतर में कुल बैठकें कराई गई 11 संविधान सभा की। टोटल रीडिंग्स या कुल वाचन, संविधान का कुल वाचन हुआ 3, ठीक है। पहला वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। अगर देखा जाए तो सबसे शॉर्टेस्ट वाचन अगर है तो पहला, सबसे जल्दी अगर खत्म हुआ तो कौन सा? पहला। और सबसे लॉन्गेस्ट अगर देखा जाए लगभग 11 महीने तक चला ये, तो ये दूसरा वाचन है। अब आप कह सकते हैं इतना लंबा टाइम वाचन में, मतलब रीडिंग में, पढ़ने में लगा। अरे इसमें केवल पढ़ा नहीं जाता था, एक्चुअल में मैंने पहले ही बताया था कि संविधान सभा ने तय किया था कि किसी चीज को संविधान सभा से पास कराएंगे और पास कराने के लिए क्या करेंगे? डिबेट एंड डिस्कशंस, बातचीत, वाद विवाद होगा और बहुमत से नहीं पास कराएंगे बल्कि आपसी सौहार्द से सबको समझा के पास कराएंगे। तो मान लीजिए संविधान बनके तैयार हुआ, जो 8 समितियां थी, उसके बाद उसको एक सेट में लगा के डॉक्टर अंबेडकर ने जब कंपाइल कर दिया, मतलब ड्राफ्ट बना दिया, तो उसे लाके संविधान सभा में अध्यक्ष के पास या प्रेसिडेंट के पास या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने रखा गया। अब उसका वाचन शुरू हुआ, पहला पन्ना खोला गया और उसको पढ़ना शुरू किया। जैसे ही एक लाइन पढ़ी गई, लोगों से पूछा गया क्या आप इस पे एग्री हैं? अगर लोग एग्री थे उस पर डिबेट्स हुई, ज्यादातर, अगर कुछ कम लोग एग्री थे तो उनको एग्री किया गया, अगर ज्यादातर लोग नहीं एग्री थे तो उसे हटा दिया गया संविधान से। कुछ सजेशंस आए तो उसको जोड़ा गया, इसीलिए वाचन किया गया। मतलब पूरी किताब जो बनाई गई थी उसे सुनाया गया और सुनाने के बाद उस पर डिस्कशंस हुए। कुछ चीजें जो जरूरत हुई उसको जोड़ा गया, जो चीजें कुछ खराब लगी, जिस पे लोगों का मतभेद रहा, उसे हटाया गया। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो पार्ट 17 जो कि राष्ट्रभाषा का पार्ट था, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज का पार्ट था, उसमें इतना विवाद हुआ कि नेशनल लैंग्वेज का कॉलम छोड़ना पड़ा, क्योंकि दक्षिण के लोगों ने कह दिया कि अगर हिंदी भारत की नेशनल लैंग्वेज हो जाएगी, राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी, तो फिर हम भारत से अलग हो जाएंगे। और फाइनली संविधान सभा ने तय किया कि कोई भी चीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि देश इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रभाषा का कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया गया। इसी तरह से पार्ट 3 पे भी, जो कि फंडामेंटल राइट था, उस पर भी काफी डिबेट्स हुई और काफी चर्चाएं हुई, कुछ चीजें जोड़ी गई, कुछ चीजें घटाई गई। इसलिए वाचन महत्वपूर्ण है, मतलब सारा पढ़ा गया, उसके बाद उसके हिसाब से उसमें कुछ चीजें जोड़ी घटाई गई। पहला वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और तीसरा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। अब आइए जान लेते हैं ड्राफ्ट कमेटी कब बनी थी। ड्राफ्ट कमेटी बनी थी 29 अगस्त 1947। इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। टोटल टाइम टेकन इन ड्राफ्ट कंसिडरेशन, प्रारूप बनाने में लगा कुल समय था 114 दिन। अंबेडकर और उनके 6 साथियों ने 114 दिन मेहनत करके भारत के संविधान का ड्राफ्ट या प्रारूप बनाया था। फर्स्ट ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट जो आया था वो आया था फरवरी 1948 में, पहला ड्राफ्ट संविधान का आया था। उस समय भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही इंतरिम पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी, इसलिए उसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को मान्यता देने का पूरा अधिकार था।
और इसीलिए भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही भारत के कई सारे राष्ट्रीय प्रतीकों को मान्यता दी, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो कि 15 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू के द्वारा फहराया जा रहा था लाल किले पे, इसलिए इसको मान्यता भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को दी। कौन सा झंडा है? तिरंगा झंडा, ट्राई कलर फ्लैग विद अशोक चक्र, वो तिरंगा झंडा जिस पर कि अशोक चक्र बना हुआ है। क्योंकि संविधान सभा ने इसको 22 जुलाई 1947 को मान्यता दी, इसीलिए 22 जुलाई 1947 के डेट को, मतलब 22 जुलाई को हम नेशनल फ्लैग डे मनाते हैं या राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाते हैं। किस दिन मनाते हैं? राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाते हैं 22 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन मान्यता मिली थी भारत के वर्तमान तिरंगे झंडे को। इसके पहले भारत के तिरंगे झंडे में अशोक चक्र के जगह पर गांधी जी का चरखा होता था। उसके पहले जो भारत का झंडा था वो ट्राई कलर तो था, लेकिन उसमें एक तरफ सूर्य था, दूसरी तरफ चांद था। और उसके पहले जो झंडा था वो ब्रिटेन के झंडे से काफी कुछ मिलता जुलता था, जैसे कि जैक क्रॉस या यूनियन जैक के कहा जाता था। यूनियन जैक से मिलता हुआ झंडा हुआ करता था। तो यूनियन जैक से लेकर फिर तिरंगा झंडा जिसमें कि सूर्य चंद्रमा थे, और उसके बाद फिर बीच में चरखा तिरंगा झंडा, और फाइनली ये झंडा 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया, जिसमें बीच में अशोक चक्र था और तिरंगा झंडा था। इस झंडे के डिजाइनर का नाम था पिंगली वेंकैया, अर्थात इस झंडे को जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने डिजाइन इसका किया था, उनका नाम था पिंगली वेंकैया। ठीक है, और इस झंडे को 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने अपनी स्वीकृति दे दी। भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड, वो डेट थी 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, और इसी दिन संविधान सभा के 299 सदस्यों में से मौजूद 284 सदस्यों ने संविधान की मूल प्रति पर साइन भी किए। आप कहेंगे कि 299 मेंबर्स थे तो बाकी कहाँ चले गए? केवल 284, याद रखिएगा 284 मेंबर्स के साइन है भारत के संविधान सभा की मूल प्रति पर। तो 284 लोगों की साइन क्यों है, 299 की क्यों नहीं है? क्योंकि इतने टाइम में लगभग 1.5-2 साल का समय था, कुछ लोगों की डेथ हो गई और कुछ लोग सीरियस इल हो गए, बीमार हो गए। इसीलिए भारत की संविधान सभा में जो 299 मेंबर्स थे उनमें से केवल 284 लोग ही संविधान कंप्लीट होने के दिन 26 नवंबर को मौजूद थे। इसी 26 नवंबर को भारत का संविधान जब कंप्लीट हुआ, तो इसीलिए 26 नवंबर को हम नेशनल लॉ डे अर्थात राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं, अर्थात संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं हम। कौन से दिन को? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था। इस पर 284 मेंबर्स ने साइन कर दिए थे। जो भारत का संविधान मूल रूप से बना था, जो 26 जनवरी 1950 को कमेंसमेंट में आया था, अर्थात लागू किया गया था, उसमें 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 पार्ट थे, अर्थात 22 भाग थे, और 395 आर्टिकल्स या 395 अनुच्छेद थे। ये शेड्यूल ऐसे मान लो जैसे आपकी बुक का यूनिट होता है, और हर यूनिट में कुछ चैप्टर्स होते हैं। इसी तरह से पार्ट्स को आप चैप्टर मान लो और आर्टिकल्स को मान लो, एक एक चीज जिसकी एक्सप्लेनेशन की जाती है। अगर आज मूल संविधान के बदले आज का संविधान देखें तो 8 शेड्यूल के बदले यहाँ पे 12 शेड्यूल या 12 अनुसूची हो गई। 22 पार्ट से बढ़कर पार्ट्स हो गए हैं 25, और आर्टिकल्स बढ़ के हो गए हैं 445 से भी ज्यादा। ठीक है, भारत के संविधान में वर्तमान में है। अब मेजर सवाल यह बनता है कि अगर भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया तो उसी समय क्यों नहीं लागू किया गया, अर्थात 2 महीने तक वेट क्यों किया गया इसको लागू करने के लिए। कुछ आर्टिकल तो 26 नवंबर 1949 को ही प्रभावी हो गए, लेकिन तब भी बाकी सारे आर्टिकल्स को 26 जनवरी 1950 तक रोका रखा गया। 26 नवंबर 1949 को बने संविधान को तुरंत क्यों नहीं लागू किया गया, 2 महीने का गैप क्यों किया गया? इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन। तो आइए समझते हैं कि 26 नवंबर 1949 को यदि संविधान कंप्लीट हो गया तो इसे 2 महीने तक होल्ड पे क्यों डाला गया, अर्थात इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? इसके लिए हमें इतिहास की एक घटना पे जाना पड़ेगा। साल 1929 के दिसंबर में कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था लाहौर नामक शहर में। लाहौर सेशन हुआ था, किसका?
कांग्रेस का। किस साल? 1929 का, क्योंकि कांग्रेस का सम्मेलन साल के अंतिम महीने के अंतिम हफ्ते में होता था, इसीलिए साल 1929 का अधिवेशन लाहौर शहर में दिसंबर 1929 में हुआ था। और इसके पहले 1928 में एक रिपोर्ट आई थी कांग्रेस की तरफ से, जिसको नेहरू रिपोर्ट बोला करते हैं। नेहरू रिपोर्ट पंडित मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, और इस रिपोर्ट में कहा गया था, इस रिपोर्ट में डिमांड की गई थी कि भारत को ब्रिटेन डोमिनियन कंट्री का दर्जा दे दे, अर्थात शाह राज या डोमिनियन स्टेटस दे दे। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने बताया था, जो कि उस समय भारत के सबसे फेमस बैरिस्टर हुआ करते थे, और डोमिनियन स्टेटस के डिमांड की थी। इस रिपोर्ट को नेहरू, जिन्ना, सभी लोगों को अपने अपनी प्रतिक्रिया देनी थी। ब्रिटिश सरकार ने इसे खारिज कर दिया था। जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रख के इसको खारिज कर दिया था, और कांग्रेस को इस पे अपना वो था ओपिनियन देना था, और उसके लिए 1929 की कांग्रेस की अधिवेशन में ही तय किया जाना था। 1929 का ये कांग्रेस का लाहौर सेशन, लाहौर पूछा गया है किस नदी के किनारे है, याद रखिएगा रावी नदी के तट पे पड़ता है, ठीक है, रावी रिवर है कहाँ पे? लाहौर में। और इस बार इस कांग्रेस के अधिवेशन के प्रेसिडेंट थे, 1929 के लिए कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस अधिवेशन में कई सारी मांगे रखी गई। शाम के वक्त रावी नदी के तट पर अध्यक्षीय भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक दो बातें बोली, उसे ध्यान से सुनिएगा। कहा, वी वांट फुल इंडिपेंडेंस, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग करी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के दिसंबर के लाहौर अधिवेशन में, क्योंकि इनके पिता ने 1928 में, एक ही साल पहले नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, लेकिन यहां पर नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की है। अर्थात ये एक कंट्राडिक्टरी है। ये कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया गया और पूरी तरह से आजादी मांगी गई। कुछ ये भी कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के मन में कहीं ना कहीं ये आ गया था कि अगर कभी भारत आजाद हुआ तो अपन बनेगा देश का पीएम, और जब अपन पीएम बनेगा ना तो अपन को चाहिए फुल इज्जत। इसीलिए वो पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं, जिससे कि उन्हें ब्रिटेन के किसी राजा या रानी के अंडर न काम करना पड़े, बिल्कुल बराबर की हैसियत से बराबर संप्रभु राष्ट्र का दर्जा मांग रहे हैं। आगे आप हर समय देखेंगे कि जब भी डोमिनियन देने की बात ब्रिटेन ने करी, जवाहरलाल नेहरू ने उसे खारिज किया। तो पूर्ण स्वराज मांगा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन में। दूसरी बात इसमें कहा था कि जो आने वाली 26 जनवरी होगी, उस दिन से कांग्रेस 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएगी या स्वतंत्रता दिवस मनाएगी। इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस मनाएगी। क्यों? क्योंकि वो लोग इसको मना के ये कहना चाह रहे थे कि हम ब्रिटिश राज्य के वजूद को नहीं मानते और इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये आजकल रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाता है, लेकिन इंडिपेंडेंस डे मनाने का कारण ये है कि ये लोग ब्रिटिश राज्य के वजूद को खारिज कर रहे थे, इसीलिए 26 जनवरी को प्रतीकात्मक रूप से विरोध के रूप में इन्होंने स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की। और 26 जनवरी 1930 वो पहला साल था जब इन लोगों ने क्या किया, 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया। और साल 1949 तक कांग्रेस 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाती रही। इसलिए इतिहास में 26 जनवरी के दिन का बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए इस दिन के महत्व को हमें ध्यान रखना था और इस दिन के महत्व को हमें भूलना नहीं था, इसके महत्व को महत्व देना था। इसलिए हमने संविधान लागू करने के लिए इस दिन को अर्थात 26 जनवरी को क्या किया, सेलेक्ट किया, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनके तैयार हो गया था। अब आप कहेंगे कि अगर इंडिपेंडेंस डे मनाते थे तो इसी दिन आजादी ले लेते, तो इसके लिए एक तर्क है, क्योंकि अंग्रेज जो है वहां पे जो प्रधानमंत्री थे उस समय लेबर पार्टी के नेता और उस समय यूके के प्रधानमंत्री, उनका नाम था क्लीमेंट अटली। उन्होंने घोषणा की थी कैबिनेट मिशन के समय पे कि जून 1948 के पहले हम भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन आजादी देने के लिए जून 1948 से पहले ही 15 अगस्त 1947 को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम भारत को क्या करेंगे, आजाद कर देंगे और साथ ही साथ इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, डिवीजन कर देंगे इसका। अब 15 अगस्त इसलिए ये लोग कर रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त इन लोगों को अलाइड फोर्सेस के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन 15 अगस्त साल 1945 में इस
जो सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा जा रहा था WW2, इसके अंतिम ताकत ने सरेंडर किया था, जिसका नाम है जापान। अर्थात 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था। इसलिए 15 अगस्त अलाइड फोर्सेस के लिए, मतलब यूके, फ्रांस, अमेरिका वगैरह, इनके लिए खुशी का दिन है। इसलिए यूनाइटेड किंगडम ने 15 अगस्त के दिन को साल 1947, मतलब वर्ल्ड वार में जापान के सरेंडर के 2 साल बाद, इसी दिन भारत को आजाद देने के लिए, भारत को आजादी देने का दिन तय कर लिया कि भारत को 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस कर देंगे। अब बड़ी मुश्किल से तो हमें आजादी मिल रही थी, अंग्रेज का पलट जाए कुछ कह नहीं सकते थे, किसी मुश्किल से हमें कितनी मुश्किल से तो क्या है आजादी मिली। ऐसे लोगों पे हम भरोसा कर ले कि भाई रुक जाओ, अभी 7-8 महीने रुक जाओ, अगस्त में ना दो, हम जनवरी में ले लेंगे 1948 के, और बातें लगाओ ब्रिटेन की स्थितियां बदले और आजादी न दे। इसलिए जैसे ही आजादी की बात करी, हमने लपक के आजादी ले ली 15 अगस्त 1947 को। लेकिन हमें 26 जनवरी के इंपॉर्टेंस नहीं भूली थी, इसलिए हमने अपना संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया, उसको 26 जनवरी के दिन को इंपॉर्टेंस देने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो आपको समझ में आ ही गया होगा शायद कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्यों लागू किया गया इंस्टेड ऑफ द 26 नवंबर 1949। अब आइए बात करते हैं कि 26 जनवरी 1950 के को संविधान लागू करने के पहले कुछ और घटनाएं पे बात करते हैं। जानते हैं आप, एक राज्य था भारत का हैदराबाद प्रिंसली स्टेट, हैदराबाद नाम की रियासत थी। इसने अपने मेंबर्स जो है डिड नॉट सेंड इट्स मेंबर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हैदराबाद ने अपने सदस्य जो है वो संविधान सभा में नहीं भेजे थे। ठीक है, ये एक सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी रियासत है, इंडियन रियासत, जिसने कि संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, तो वो है हैदराबाद की रियासत। अमरकोट नाम की एक हिंदू रियासत थी भारत में, सिंध प्रांत में। अमरकोट कहाँ की रियासत है, यहाँ के राजा हिंदू थे और इन्होंने इंडिया के बदले क्या ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इन्होंने इंडिया में ज्वाइन होने से मना करा और पाकिस्तान में, आज भी ये रियासत पाकिस्तान में। भारत में टोटल प्रिंसली स्टेट थे 565, जिसमें से कि 565 में से 552 जो है वो इंडिया में शामिल हुए और 13 जो है वो शामिल हुए पाकिस्तान में। देखिए कितना बड़ा अंतर है। इस सम्मिलित करने में, इतना बड़ी भूमिका निभाने में सबसे मेजर जिसका रोल रहा, उस व्यक्ति का नाम है सरदार पटेल। उनके सेक्रेटरी रहे बीपी मेनन। ये दोनों लोगों ने काफी मेहनत करी, 552 रियासतें भारत में शामिल करा दी। इसके अलावा उस समय के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी बड़ा रोल रहा। उस समय के गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का भी बड़ा रोल रहा। तो इन सारे लोगों ने भारत के यूनिफिकेशन में बड़ी भूमिका निभाई। इस सरदार पटेल ने काफी बड़ी भूमिका निभाई, इसीलिए उनको बिस्मार्क ऑफ द इंडिया कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, सरदार पटेल को कहा जाता है। जैसे बिस्मार्क नाम के व्यक्ति ने जर्मनी को यूनाइटेड किया, यूनिफाई किया, उसी तरह से सरदार पटेल ने भारत को यूनिफाई किया, इसीलिए उन्हें मैन ऑफ यूनिटी भी इंडिया का कहा जाता है, भारत का एकता पुरुष भी कहा जाता। 24 जनवरी 1950, इस दिन क्या हुआ कि संविधान जब लागू होना था 26 जनवरी 1950 को, तो उससे 2 दिन पहले, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके कंप्लीट हो गया। अब कहा गया 2 महीने बाद सभी लोग आएंगे और फिर संविधान को लागू करके उत्सव मनाया जाएगा और भारत एक रिपब्लिक बन जाएगा, एक गणतंत्र बन जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि जो है इसके पहले क्या किया गया। 2 महीने से कुछ दिन पहले 24 जनवरी 1950 को सारे लोग आए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद became the first president of the India। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने और ये हेड ऑफ स्टेट की पोस्ट थी। तो इसलिए उस समय तक जो हेड ऑफ स्टेट की पोस्ट थी, उस समय गवर्नर जनरल जिसको बोलते थे, उसे खत्म कर दिया गया। 24 जनवरी को गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म हो गई और उसके जगह पे आ गया प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के पोस्ट पे सबसे पहले बैठाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो 24 जनवरी 1950 से भारत के पहले राष्ट्रपति बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष भी बन गए। इस पोस्ट पे जो पहले जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को इस पोस्ट पे थे लॉर्ड माउंटबेटन। जब लॉर्ड माउंटबेटन अपने देश चले गए तो उस पर बैठाया गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। ये दोनों ही पोस्ट हेड ऑफ स्टेट की थी और जब जैसे राष्ट्रपति का पद जनरेट हुआ वैसे ही क्या हो गया, वो पुरानी पोस्ट गवर्नर जनरल की खत्म कर दी गई। तो 24 जनवरी को राजेंद्र बाबू को क्या बना दिया गया, भारत का पहला राष्ट्रपति। 1
एकमात्र राष्ट्रपति है जिनको 2 टर्म मिला, अर्थात 10 साल सबसे लंबे टाइम तक राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड भी है। दूसरी बात कि 24 जनवरी 1950 को जनगण मन अधिनायक जय हे को भारत का राष्ट्रगान मान लिया गया। इसको भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा ने मान्यता दे दी, क्योंकि अभी 24 जनवरी है, 26 जनवरी तो आया नहीं है, इसलिए संविधान सभा ही है। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन अधिनायक जय हे को भारत के राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दे दी। इसी 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भी इन्होंने राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दे दी, नेशनल सॉन्ग के रूप में मान्यता दे दी। अब आइए जान लेते हैं इन सारी चीजों के बारे में कि जनगण मन अधिनायक क्या है, किसने लिखा है, और वंदे मातरम क्या है, इसको किसने लिखा है। सबसे पहले हम वंदे मातरम के बारे में जानते हैं। एक्चुअली वंदे मातरम नाम का गीत लिखने वाले का व्यक्ति का नाम है, वंदे मातरम लिखने वाले व्यक्ति का नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय लिख लीजिए, चटर्जी लिख लीजिए, बंगाली ब्राह्मण है बंकिम चंद्र। और ये वंदे मातरम ये कोई गीतकार नहीं थे, गीत नहीं लिख रहे थे, इन्होंने एक नॉवेल लिखा है, नॉवेलिस्ट थे, ठीक है, उपन्यासकार थे। तो इनका एक नॉवेल है आनंद मठ। इसी आनंद मठ नाम के जो नॉवेल है, इसी में एक गीत आता है वंदे मातरम। अब आनंद मठ समझ लीजिए क्या है, ये भारत के पहले जो विद्रोह है, अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला विद्रोह है, जिसे बोलते हैं सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी विद्रोह, उसी की कहानी है। अंग्रेजों के खिलाफ भारत में पहला विद्रोह करने वाले व्यक्तियों का नाम है भारत के बंगाल के नागा सन्यासी। तो नागा जो सन्यासी है, नागा सन्यासी, सबसे पहले इन्हों लोगों ने भारत के अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया था। साल था 1760 से 1800, और इस विद्रोह के नेता थे केना सरकार, याद रखना ये नाम, और दिरजी नारायण। ये दो नाम के जो नागा साधु थे, दिरजी नारायण, इन्हीं लोगों ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था। इसी सन्यासी विद्रोह की कहानी है आनंद मठ, और इसी आनंद मठ में एक नागा साधु के मुंह से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी वंदे मातरम गीत बुलवाते हैं। कहते हैं इस भारत भूमि को, इस मातृभूमि को नमन है, जो कि स्वच्छ है, सुंदर है, श्यामल है। मतलब बहुत सारा पूरा गीत सुना होगा आपने, वंदे मातरम, सजलाम सफलाम शस्य श्यामलम मातरम। तो ये सुंदर सा गीत आनंद मठ के एक हिस्से में आया है, बाकी पूरा ये उपन्यास है। और इसमें सन्यासी विद्रोह की कहानी है, जो कि भारत में एक स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है, जो नागा सन्यासियों द्वारा बंगाल के सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। साल भी लिख लीजिएगा 1760 से 1800, और लीडर्स लिख लीजिए केना सरकार और दिरजी नारायण नाम के 2 नागा सन्यासी हैं। तो इसी विद्रोह की कहानी के रूप में ये वंदे मातरम आता है। अब सवाल यह है कि वंदे मातरम जो है, इसे कब से भारत की संविधान सभा में लिया गया। तो जो कांग्रेस का 1896 का समिट था, 1896 आईएनसी समिट, कांग्रेस का 1896 का सम्मेलन, जो कि कलकत्ता में हुआ था। कहां पे हुआ था? कलकत्ता में। इसमें सबसे पहले फर्स्टली, सबसे FIRSTLY, फर्स्टली सबसे पहले गाया गया था कौन सा गीत? वंदे मातरम। वंदे मातरम सबसे पहले किस सम्मेलन में गाया गया था? कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता सम्मेलन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इस साल अध्यक्ष थे कांग्रेस के, या कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे रहमत उल्ला सयानी। क्या नाम था इनका भाई? रहमत उल्ला सयानी। इन्हीं के नेतृत्व में 1896 का कांग्रेस का समिट हुआ, और इसी में वंदे मातरम गाया गया था। इस गीत को वहां पे गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कांग्रेस के सम्मेलन 1896 के बाद जब कभी भी हुए, उसमें वंदे मातरम गाया जाते रहा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने मुस्लिम ओरिएंटेड पॉलिटिक्स को जब बढ़ाया, तो एक बात बोलना शुरू कर दिया, और वो कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि क्योंकि कुरान शरीफ में कहा गया है कि अल्लाह को छोड़ के और कोई वंदना योग्य नहीं है, इसलिए कोई भी मुसलमान, सच्चा मुसलमान वंदे मातरम कैसे गा सकता है? अर्थात मातृभूमि की वंदना तो अलाउड ही नहीं। और इस तरह से विवाद बढ़ने लगा, तो कांग्रेस ने सोचा कि आपस में लड़ने से अच्छा है कि वंदे मातरम को रिप्लेस कर दिया जाए। इसीलिए कांग्रेस ने साल 1911 में इसके सम्मेलन में एक नया गीत गाया गया, और इस बार भी सम्मेलन कहां पे हुआ था? कलकत्ता। 1911 आईएनसी समिट कलकत्ता में हुई, और इस बार जो गीत गाया गया था उसका नाम था जन गण मन अधिनायक। क्या नाम था? जन गण मन अधिनायक।
अधिनायक जय हे। 1911 के अधिवेशन में सबसे पहले जनगण मन अधिनायक गाया गया था। और इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे उस साल 1911 में, उनका नाम था बिशन नारायण धर। क्या नाम था? बिशन नारायण धर। इन्हीं के नेतृत्व में कलकत्ता का 1911 का अधिवेशन हुआ और इसी में जनगण मन को गाया गया था। जनगण मन एक बांग्ला वर्जन का गीत है और ये जो है 1911 में गाया गया था। सबसे पहले ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ ये भी पूछा जाता है। सबसे पहले जनगण मन कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ? तो ये एक पत्रिका होती थी जिसका नाम था इसका नाम था तत्वबोधिनी। क्या नाम था? तत्वबोधिनी नाम की पत्रिका में सबसे पहले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको प्रकाशित करवाया था। इसके राइटर भी आपको पता ही होगा, इसके राइटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन अधिनायक के राइटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इसको सबसे पहले पब्लिश किया था तत्वबोधिनी मैगजीन ने और इसे साल 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक। जनगण मन के इंग्लिश वर्जन को बोलते हैं द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। जैसे कि जनगण मन एक बांग्ला वर्जन का गीत है जो कि कुछ स्टैंडर्ड गाया जाता है 52 सेकंड में, बाकी लंबा सा गीत है। तो इसके इंग्लिश वर्जन का नाम है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अच्छा, अब आप बात करते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक और राष्ट्र का राष्ट्रगान लिखा है और उस देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है उसका नाम है आमार सोनार डंगला बंगला, मेरा स्वर्ण जैसा बांग्ला प्रदेश। इसके भी राइटर है रविन्द्रनाथ टैगोर और ये गीत लिखा गया था भारत में जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था साल 1906 में, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल को डिवाइड कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने, तो उसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया गया था। तो 1906 में इस गीत को लिखा गया था जो बाद में चलकर बांग्लादेश के बनने के बाद बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। अगर आपसे कोई कहे कि आमार सोनार बंगला और जनगण मन अधिनायक में सबसे पहले कौन लिखा गया था, तो आमार सोनार बंगला पहले लिखा गया था और जनगण मन अधिनायक जो है वो बाद में लिखा गया था। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर है कि क्या है, भारत का जो ये राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक, इसे भी 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इसे भी 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया। इसी के साथ राजेंद्र प्रसाद साहब भी भारत के राष्ट्रपति बन गए 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों, फिर वो दिन आ गया 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू किया गया। डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम मनाते हैं रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस। हम रिपब्लिक और डेमोक्रेसी और मोनार्की क्या होती है इसको एक अलग वीडियो बना के कभी डिस्कस कर लेंगे। 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणतंत्र है, एक संप्रभु देश है और इस दिन भी भारत का संविधान लागू हुआ। आइए और कुछ चीजें जान लेते हैं। भारत का जो नेशनल कैलेंडर है वो है शक संवत। इसको भारत की संसद ने 22 मार्च 1957 को 1957 को अपनी मान्यता दी, क्योंकि तब संविधान सभा नहीं थी, इंडियन पार्लियामेंट थी, इसलिए इंडियन पार्लियामेंट ने इसे एक्सेप्ट किया 22 मार्च 1957 को। ये शक संवत जो कनिष्क राजा है एक कुषाण वंश का, उसी का बनाया हुआ है। इसकी शुरुआत होती है 78 ईस्वी में, 78 एडी में। तो कनिष्क द्वारा बनाया हुआ कुषाण वंश का राजा है शक संवत। जैसे पूरे डिटेल में अगर देखें तो इसको बोलते हैं श्री शालिवाहन शाके। 78 घटा देते हैं ईस्वी सन से या ग्रेगोरियन कैलेंडर से तो मिल जाता है इसका साल। ठीक है, ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। भारत सरकार के सारे मेमोरेंडम जो है इसी कैलेंडर से जारी होते हैं शक संवत से। भारत का नेशनल रिवर, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा। इसे 4 नवंबर 2008 को इंडियन पार्लियामेंट ने मान्यता दे दी। 4 नवंबर साल 2008 को 4 नवंबर साल 2008 को गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में मान्यता मिली। भारत का नेशनल सिंबल, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चक्र, जो कि सारनाथ से लिया गया है। इस अशोक चक्र के नीचे संस्कृत में लिखा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद भारत के 250 उपनिषद थे, जिसमें से 108 आजकल मौजूद हैं। इन 108 उपनिषदों में मुंडकोपनिषद काफी इंपॉर्टेंट है। इसी मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, कि सत्य की ही जय होती है। और इस अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 होता है। रिपब्लिक डे के दिन ही, जिस दिन भारत का संविधान स्वीकृत किया गया था, उसी दिन मान्यता मिली थी। अब ये भी जान लीजिए कि भारत का जो जलीय जीव है इसके रूप में भी एक जानवर को मान्यता दी गई है। ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी के साथ फिर हम अपना लेक्चर वाइंड करेंगे। तो भारत की जो जलीय जीव है उसका नाम है गंगा डॉल्फिन। लिख लो,
जलीय जीव जो है भारत की, या नेशनल जलीय जीव जिसको बोल सकते हैं, जलीय जीव जो है भारत की, या राष्ट्रीय जलीय जीव बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय जलीय जीव, यहाँ पे जलीय जीव भी लिख लीजिए भारत की, ये है गंगा डॉल्फिन। क्या नाम है इसका? गंगा डॉल्फिन नाम है इसका। और इसको भारत की संसद ने मान्यता दी अपनी 5 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, 5 अक्टूबर 2009 से भारत की जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन को मान्यता मिल गई। तो इसी के साथ आप ये सारे लेक्चर्स जो है वो कवर कर लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इस पार्ट से तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, आप प्लेलिस्ट वाइज 1 2 3 4 5 करके देख लीजिएगा। अपने सलाह और सुझाव कमेंट करके हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।